स्टूडेंट्स हम बात करेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, या फिर हम इन्हें ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं। चले मैं यहाँ पर स्पेल्स जो इसके स्पेलिंग्स आते हैं वो भी लिख लेता हूँ, ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अब ये आप जानते हैं कि वेक्टर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम है कि जिसको मुकम्मल डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी होती है। मतलब मैग्नीट्यूड जो है जारी बात है कि वो यूनिट्स के साथ होती है और डायरेक्शन भी। तो ये दोनों बातें अगर मुकम्मल बताई जाएंगी तो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज जो है वो हम उनको मुकम्मल डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स मींस कि आपके पास अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन अगर फर्ज करें राइट साइड पर है तो दूसरा वेक्टर जो होगा वो अपवर्ड होगा, ठीक है। वो क्या होगा? अपवर्ड होगा, इस तरह से कि जो आपस में जो अगर इनमें रोटेशन ली जाए या इनमें एंगल देखा जाए, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। और फिर कि अगर ये हमारा ए वेक्टर है, चलें जी इसको मैं ए वेक्टर कह देता हूं, ये हमारा बी वेक्टर है, तो फिर इनमें जो इनका मतलब डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आता है। मतलब ये हमें कैसे पता चला कि ये जो है प्रोडक्ट हमारे पास जीरो आ रहा है? ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का, ठीक है, वो क्या होता है जी कि अगर मैंने ए का बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेना है तो मैं ये देखता हूं कि मैंने मतलब अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन में जो बी वेक्टर को मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसका कितना पार्ट जो है वो ए की डायरेक्शन में है, और इन दोनों का जो कि ए की डायरेक्शन में बी का पार्ट होगा उनका प्रोडक्ट ले लिया जाता है, तो वो हमारे पास ए डॉट बी आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है, जिसका कि हमने फार्मूला पढ़ा था ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल, ठीक है। मतलब हमने देखा था कि इसकी अगर इंट्यूशन देखें तो ये हमारे पास बेसिकली वर्क डन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फिजिक्स में जो हमने वर्क डन पढ़ा था कि अगर एक बॉडी है, ठीक है, जैसे एक ब्लॉक है और ये ए पोजीशन पर है और इसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है, ये फोर्स है एफ, इसकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अब ये मूव करती हुई इसको ए से बी पोजीशन तक ले आई है, ठीक है। तो अब ए से लेकर बी तक ये जो है ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ए से बी इसकी मैग्नीट्यूड है डी की, ठीक है। जबकि जो फोर्स इस पे अप्लाई हुई है ये इसके साथ दूसरे के साथ, मतलब ये डी वेक्टर ए वेक्टर के साथ, ये सॉरी एफ वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा एंगल, ठीक है। तो हम यहाँ से एक प्रोजेक्शन लेते हैं, मतलब यहाँ से एक टॉर्च या कोई एक लाइट अगर डाली जाए तो जारी बात है कि वो इसका इस पॉइंट का इमेज इधर शो करेगी। तो ये जो हमारे पास ग्रीन कलर में है ये ए जो फोर्स है, फोर्स का कंपोनेंट है लॉन्ग बी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से फिर हमने देखा था कि अच्छा ये वेक्टर उसके मतलब उसका ये कंपोनेंट है, ठीक है। ये डी वेक्टर था, ये एफ वेक्टर था, ठीक है। ये उसकी मैंने मैग्नीट्यूड लिखी। तो फिर इस तरह से हमें पता चला कि जो डी डॉट एफ है वो हम क्या लिखेंगे जी, जो कि डी वेक्टर का प्रोजेक्शन आ रहा है एफ वेक्टर के ऊपर, तो वो आया था डी, बल्कि चले एफ डॉट डी लिख लेते हैं क्योंकि हमने एफ को इधर इस तरह से लिखा हुआ है। एफ डॉट डी जो है वो किसके इक्वल आएगा, एफ वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है डी वेक्टर के ऊपर, मतलब एफ वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये आप निमोनिक जानते हैं कि कॉस थीटा जो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो कोसाइन होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज इसमें एफ वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, जबकि बी जो हमारे पास है वो बेस या एडजेसेंट साइड है, ठीक है, जो कि इस एफ वेक्टर की है। तो ये हमारा इसका कंपोनेंट पता चला। तो ये बेस हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वल टू आ गई एफ वेक्टर मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉज ऑफ थीटा, जबकि डी वेक्टर मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये हम इस तरह से ये डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन करते हैं जो कि एक नंबर होता है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो जब हमारे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो फिर हम ये देख रहे हैं कि इनमें जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री बन रहा होता है। और जब हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं ए डॉट बी जब लेते हैं, ठीक है, तो ए वेक्टर जो भी है इसकी मैग्नीट्यूड, बी जितना भी वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड, लेकिन जब कोसाइन 90 की बात की जाती है तो हम जानते हैं कॉस 90 पर जीरो वैल्यू देता है, ठीक है। और इसके लिए हमने एक यूनिट सर्कल से भी इस बात को समझा हुआ है कि एक यूनिट सर्कल ले लिया जाए और फिर उसको डिफरेंट क्वाड्रेंटल एंगल्स पे अगर देखा जाए तो यहाँ इस क्वाड्रेंटल एंगल पे जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं इस पॉइंट के, जो कि एनी पॉइंट हम इस सर्कल पे लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट 1 0 होते हैं, मतलब 0 cos 0 पर इसकी वैल्यू 1 है। फिर जब 90 पे देखते हैं तो cos 90 0 हो जाता है और sin 90 1 हो जाता है। इसी तरह जब 180 की बात की जाती है तो cos 190 -1 होता है और sin 180 0 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह 270 पर भी हम देख सकते हैं। तो ये हमारे पास यूनिट सर्कल के डेफिनेशन के मुताबिक हमने बात समझी हुई है, ठीक है। तो ये
तो यहां से हमने देखा कि ये हमारे पास जब किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, वो आपस में परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं जो कि हम अगर इसको मैं यूं कहूं कि अगर मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो देखें, अगर मैं फोर्स अपवर्ड लगा रहा हूं और ऑब्जेक्ट ने इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट किया हुआ कवर तो क्या करेगा वो डिस्प्लेसमेंट कवर, पहला ये क्वेश्चन आता है, तो नहीं करेगा, मतलब हमारा वर्क डन 0 आएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको मैथमेटिकली कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए पे लिया जाए, मैं यहाँ से टॉर्च अगर फर्ज करें इस पर डालता हूँ, लाइट डालता हूँ, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन 0 आएगा, ए वेक्टर के ऊपर 0 आएगा। तो अब ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो मर्जी हो जाए, लेकिन बी वेक्टर का जो इसके ऊपर मतलब प्रोजेक्शन आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो नंबर, आंसर इज 0। तो आप देख सकते हैं कि वो भी उस केस में हमें 0 ही आंसर दे रहा है, प्रोडक्ट 0 ही दे रहा है। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वेक्टर्स का वो उस वक्त 0 होता है, या डॉट प्रोडक्ट उस वक्त 0 होता है जब वेक्टर्स ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर्स होते हैं। ठीक है, तो इस बात से फिर हमने एक बात ये सीखी कि हमारे पास जो डायरेक्शन वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, या जिन्हें हम बेस यूनिट वेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि ये फर्ज करें हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन हमेशा राइट साइड पे होती है, एक्स एक्सिस नॉर्मली हम जो ड्रॉ करते हैं उसकी डायरेक्शन हमारी तरफ होती है। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है, इसी तरह जो जी एक्सिस है दोनों के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये जी एक्सिस आ गया। ठीक है, ये डाउन द एक्स वाई प्लेन इस तरह से। तो अब आप देखें कि इसमें जो आई यूनिट वेक्टर है वो हम कहते हैं कि एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है जो कि लॉन्ग एक्स एक्सिस है। फिर इसी तरह जो जे यूनिट वेक्टर है वो लॉन्ग वाई एक्सिस है, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड हम 1 कह रहे होते हैं। और फिर जो हमारा के यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड हम 1 ही कह रहे होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग जी एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डायरेक्शन वेक्टर्स हैं जिनको कि हम हेड से या इनके ऊपर वेक्टर एरो शो कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखें हमने देखा कि जब हम आई डॉट आई लेते हैं, मतलब जब किसी वेक्टर को सेम डायरेक्शन में उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो एंगल 0 बन रहा होता है। ठीक है, तो इसमें आई डॉट आई मतलब आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, कॉस 0 1 होता है और ये यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर इज 1। तो हम ये कहते हैं कि आई डॉट आई यानी जब भी हमारे दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे इनका डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह जे डॉट जे अगर ली जाए, जे डॉट जे ली जाए तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के आंसर इक्वल आएगा। या के डॉट के का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट लिया जाए के ही से, तो आपका आंसर 1 आएगा। जो आप एक असाइनमेंट है आपके लिए, आप जिससे मैंने आई डॉट आई प्रूव किया आप इसे जे डॉट जे और के डॉट के प्रूव करेंगे, आप देखेंगे आंसर हमारा यही आएगा। लेकिन जब हम आई का जे से प्रोडक्ट लेते हैं तो देखिए 90 का एंगल बन रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरह वाई एक्सिस और जी एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, या जी एक्सिस और एक्स एक्सिस भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब इसमें जब हम आई डॉट जे की बात करते हैं, ये मैंने भी आपसे बात शेयर की है कि जे डॉट आई या आई डॉट जे एक ही मीनिंग देता है। ठीक है, दोनों का फार्मूला इक्वल है। तो इसमें हम आई वेक्टर मैग्नीट्यूड लेंगे, जे वेक्टर मैग्नीट्यूड लेंगे और कोसाइन ऑफ एंगल लेंगे। अब 90 डिग्री जो कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इनकी मैग्नीट्यूड 1 है, जे वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन कॉस 90 0 के इक्वल होता है। तो हमारा आंसर ओवरऑल क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का वो 0 होता है। और इसी से हम ये बात यूं कंपोनेंट्स में भी देख सकते हैं। जैसे अगला लेक्चर है मैं उसकी थोड़ी सी बेस बना रहा हूं आपकी, कि आई डॉट जे जब लिया जाएगा, ठीक है, या आई डॉट के ले लिया जाएगा, या जे डॉट आई की बात कर ली जाए, ठीक है, या जे डॉट के की बात कर ली जाए, या के डॉट आई की बात कर ली जाए। ठीक है, इसी तरह के डॉट जे भी हो सकता है, के डॉट जे की बात कर लीजिए, तो इन सारों के जो डॉट प्रोडक्ट्स हैं वो 0 के इक्वल है। और इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं जो कि बेस यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो इस तरह से अब हम जो इससे नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लाकर कैसे उसका डॉट प्रोडक्ट दिया जाता है, और फिर इसी डेफिनेशन को अप्लाई करूंगा कि आई डॉट आई 1 के इक्वल होता है जबकि आई डॉट जे या जे डॉट आई जो है वो 0 के इक्वल होता है।